हेलो दोस्तों, आपका टारगेट विद अतुल में स्वागत है। कल मैंने आपको स्थानीय शासन और केंद्र और राज्य के संबंध बताया था। अब आज शुरू करते हैं निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों में संवैधानिक अनुसूचियाँ। तो ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सभी चैप्टर इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो आज अब शुरू करते हैं और फिर चलिए निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में संवैधानिक अनुसूची। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत संसद तथा विधानमंडलों के निर्वाचन तथा निष्पक्ष चुनाव हेतु एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का गठन किया गया है। मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत संसद तथा विधानमंडल के निर्वाचन तथा निष्पक्ष चुनाव हेतु, मतलब कि संसद का चुनाव, संसद का मतलब समझ रहे हैं आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद में कौन कौन आते हैं? ये 3 लोग आते हैं। तथा विधानमंडल यानी राज्य में जो विधानमंडल का चुनाव होता है कि निर्वाचन और उनका निष्पक्ष चुनाव हेतु एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का गठन किया गया है। ठीक, ये आर्टिकल 324 के अंतर्गत आता है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अनुसार भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तथा संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कहने का इसका सीधा मतलब है कि आर्टिकल 324(2) के अनुसार भारत में निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक, और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई एक विधि लॉ के अधीन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यूपीएससी परीक्षा प्रश्न में क्वेश्चन आया हुआ है। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। देखिए इसमें ये लिखा है, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा तथा अशोक लवासा और सुशील चंद्रा चुनाव आयुक्त हैं। आप इसको एक बार देख लीजिएगा कि कौन मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और उनके और चुनाव आयुक्त कौन कौन से हैं, ठीक है, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन बन जाता है कि वर्तमान में कौन है कौन नहीं है। एक बार आप इसको गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, कहीं भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे। मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य चुनाव आयुक्तों के अधिकार, वेतन, भत्ते आदि समान हैं और उन्हें वही वेतन मिलता है जो एक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त होता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश मतलब सुप्रीम कोर्ट को। मतलब सीधा इस कथन का स्टेटमेंट का कहना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त इनके और चुनाव आयुक्त जो होते हैं इनका वेतन और भत्ता आदि समान होता है। उन्हें वही वेतन मिलता है जो उच्चतम न्यायालय यानी जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को प्राप्त है, ठीक है। आगे मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त अपने पद पर 6 वर्ष तक या अधिकतम 65 वर्ष, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है, तक बने रहते हैं। जो भी पहले हो, मतलब कहने का या उसके 6 वर्ष मतलब वर्ष अपने पद से 6 वर्ष तथा या अधिकतम 65 वर्ष तक बने रहते हैं तथा उन्हें उसी रीत से हटाया जा सकता है और कोई रीत नहीं है। जो
अनुच्छेद 124(4) के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए वर्णित है। ठीक, तो देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ, तो ये बहुत विशेषकर ये पूछ लेता है कि 6 वर्ष से पहले या अधिकतम 65 वर्ष तक बने रहते हैं, यही पूछता है क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन यही बनता है। साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन जो उसी सत्र में राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया हो द्वारा ही हटाया जा सकता है। ठीक, समझ गए? मतलब हटाने की प्रक्रिया क्या है एक चुनाव की? आपका पहले सबसे बड़ी चीज़, संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों, मतलब जो उस समय उपस्थित हैं और मत देने वाले जो सदस्य हैं कम से कम 2 तिहाई होने चाहिए। ठीक, तभी हटाया जा सकता है। ठीक, यही इसका कहने का मतलब। आगे बढ़ते हैं। मैं एक एक चीज़ आपको इसीलिए समझाता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। राष्ट्रपति मतदाता दिवस, नेशनल वोटर डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सन पूछ लेता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। ओके, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2011 को से शुरू किया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324, एक मिनट आगे बढ़ा लेते हैं। हाँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद, राज्य, विधानमंडलों, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिए भी निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। देखिए इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद हो, राज्य विधानमंडल, ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया। मतलब सिंपल से इसका बात कहने का मतलब है, आर्टिकल 324 के तहत ही संसद का जो चुनाव होता है, राज्य के विधानमंडल का जो चुनाव होता है और राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव, ये सब इसीलिए निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता में यह प्रावधान है कि निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के बाद कोई भी मंत्री, ठीक है, मतलब चुनाव के आदर्श आचार संहिता जो है उसमें ये प्रावधान है कि निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के बाद कोई भी मंत्री, आगे चलते हैं, कोई भी मंत्री स्वनिर्णयगत फंडों में से अनुदान भुगतान को मंजूरी नहीं दे सकता। ध्यान रखिएगा, अगर आचार संहिता लग गई तो वह स्वनिर्णयगत फंडों में से अनुदान और भुगतान की मंजूरी नहीं दे सकता। संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत सांसदों की अयोग्यता, निर्हरता संबंधी विवाद का विनिश्चय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श के अनुसार होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चुनाव की अधिसूचना लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति तथा विधानसभा और विधान परिषद
के लिए संबंधित राज्य का राज्यपाल जारी करता है। देखिए मैं समझाता हूँ। कह रहा है कि चुनाव की जो अधिसूचना है, मतलब चुनाव के लिए अधिसूचना भेजा जाता है तो लोकसभा और राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति, लोकसभा और राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति करता है, मतलब अधिसूचना, और विधानसभा और विधान परिषद के लिए राज्य का राज्यपाल जारी करता है। ध्यान रखिएगा, अधिसूचना जो जारी की जाती है, ठीक है, ये उसका कहने का मतलब। भारत में मतदान सूची का निर्माण केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देशन और नियंत्रण पर की जाती है, ठीक है। मतदाता जो सूची होती है, सॉरी मैंने यहाँ मतदान पढ़ दिया था, मतदाता सूची। भारत में जो मतदाता सूची का निर्माण जो है वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक विधिक अधिकार है। मतलब भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार, ये दोनों जो है ये विधिक अधिकार है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। पहले कितना था? 21 वर्ष था कि आप 21 साल के हो गए हैं तब आप वोट दे सकते हैं। सिंपल और देसी भाषा में कहा जाए तो आप वोट दे सकते हैं, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावित हुआ। मतलब कि जो कि अब 28 मार्च 19 से प्रभावित हुआ कि भैया आप 21 वर्ष से नहीं, अब 18 वर्ष से आप वोट दे सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अठारह वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग नवंबर 1989 में संपन्न। 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग नवंबर 1989 में संपन्न हुई थी, और वो कौन सी? 9वीं लोकसभा चुनाव आम चुनाव में किया गया था। कौन सी लोकसभा चुनाव थी? 9वीं, ठीक है। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियां का वितरण, याद रखिएगा, संघ और एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण आप 7वीं अनुसूची में है। यह आपको हमने कल भी पढ़ाया था और आज भी, ठीक है। भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है, ठीक है। चलिए देखिए, अब अनुसूचियाँ आ गई। आपको बता दिए कि अनुसूची और भाग ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको रट लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और बिना रटे इसमें काम नहीं चलने वाला है। तो इसलिए इन अनुसूचियों को आप लिख के ट्रिक बनाकर याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए पहली अनुसूची कह रही है कि राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। पहली अनुसूची में क्या है? राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। दूसरी अनुसूची क्या कहती है? मुख्य पदाधिकारियों का वेतन भत्ते। मुख्य पदाधिकारियों का वेतन भत्ते, जैसे भाग क में राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन भत्ते, भाग ख में लोकसभा तथा विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है। आगे चलते हैं। और राज्यसभा तथा विधान परिषद के सभापति तथा उप सभापति के वेतन भत्ते, भाग ग में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, भाग घ में भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक के वेतन भत्ते। ये दूसरी अनुसूची में है, ठीक है। याद रखिएगा, इसमें सीधा सिंपल बात, इसमें वेतन और भत्ते के बारे में दूसरी अनुसूची में कहा गया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तीसरी अनुसूची में व्यवस्थापिका के सदस्य
मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति न्यायाधीशों की आदि के लिए शपथ लिए जाने वाले प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। यानी सिंपल सी बात है, अगर आप शॉर्टकट में तीसरी अनुसूची याद करना चाहते हैं तो इसमें शपथ की बात कही गई है। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। और डिटेल में आपको ये याद रखना है कि व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों आदि के लिए शपथ लिए जाने वाले प्रतिज्ञान के प्रारूप की बात की गई है। ठीक है, चौथी अनुसूची, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से। राज्यसभा में जो स्थानों का आवंटन है वो राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से है, चौथी अनुसूची में। ठीक है, ये याद रखना। पांचवी अनुसूची क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है, छठवीं अनुसूची, तो ध्यान रखिएगा पांचवी अनुसूची में क्या है आपका SC प्लस ST, ये इनकी आपका प्रशासन की और नियंत्रण से संबंधित सूची है। ठीक है, याद रखिएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के विषय में कहा गया है। याद रखिएगा क्या कहा गया है? असम है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं AMTM, राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित के विषय में उपबंध है। ठीक है, आगे चलते हैं। सातवीं अनुसूची विषयों के वितरण से संबंधित है। आपको कल भी बताए थे, आज भी। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। आठवीं अनुसूची में क्या है? भाषाएं, 22 भाषाओं का उल्लेख जो हुआ है उसके बारे में कहा गया है। नौवीं अनुसूची जो है कुछ भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों का विधिमानकरण। ठीक है, और अब आगे देखते हैं अनुसूची। और बहुत इंपॉर्टेंट अनुसूची है ये, 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन संबंधित उपबंध। 11वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज संबंधित है। आप कल के चैप्टर में आपको ये पढ़ाए थे। अब 12वीं अनुसूची भी आपको पढ़ाए थे, शहरों में स्थानीय स्वशासन। ठीक है, स्थानीय मतलब जो नगर पालिका का सब्जेक्ट है उसमें। तो आज आपने निर्वाचन और कुछ संवैधानिक चीज़ें पढ़ें इस चैप्टर में। अब आता है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं आपको पता ही है। अखिल भारतीय सेवाएं जैसे सेवा के रूप में आप संघ लोक सेवा आयोग और राज्य में जो आयोग होता है, मतलब स्टेट सेवा आयोग जो होते हैं, उनकी संवैधानिक चीज़ें और बारे में समझेंगे। चलिए आगे। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संगठन है, याद रखिएगा। UPSC ये एक संवैधानिक संगठन है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के द्वारा संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। ठीक है, मतलब भारतीय संविधान के 315 अनुच्छेद 315 ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि संघ लोक सेवा आयोग किस आर्टिकल के तहत आता है, तो आपको अनुच्छेद 315 के द्वारा
याद रहना चाहिए, ठीक है, के द्वारा संघ की एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे आपको मैंने शुरुआत में ही बताया कि इसमें आपको यूपीएससी और स्टेट यूपीएससी के बारे में मतलब संवैधानिक बताया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्या क्या है। अनुच्छेद 316 के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति यदि वह संघ आयोग या संयुक्त आयोग है। अनुच्छेद 316 के अनुसार लोक सेवा आयोग, याद रखिएगा, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति, और यदि वह संघ आयोग या संयुक्त आयोग है तो राष्ट्रपति के द्वारा, और यदि वह राज्य आयोग है तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यानी कहने का मतलब यूपीएससी का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति और उसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन अगर स्टेट पीसीएस की बात किया जाए तो आपको वहाँ पे राज्यपाल नियुक्त करता है उनके सदस्य और उनके आपका अध्यक्ष की। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आया हुआ है और इसमें विशेषकर आपको याद क्या रखना है, अनुच्छेद 316, यही इम्पोर्टेंट है। देखिए आपको आर्टिकल याद रहेंगी और इसके अंदर की चीज़, तभी आप ज़्यादा संविधान में कर सकते हैं। और समझ सबसे बड़ी चीज़ है, आपको संविधान जो है इसकी समझ हो, आप इसको समझ, और इसमें कुछ चीज़ें ही आपको याद करनी, बाकी सब चीज़ें समझ के ही काम करना है। आप देखिए सिंपल सी बात है कि आप कोई बुक उठाते हैं, ठीक है, पहली बार आप उसको पढ़ते हैं, आपको उसका सिर्फ 25% ही याद रहता है। उसके बाद उसमें क्या कहा गया था क्या नहीं कहा गया था आपको कुछ नहीं पता रहता। लेकिन आप उसी बुक को दोबारा पढ़ते हैं तो फिर आपको 25 से आपका 50 तक आ जाता है। आप उसमें आपकी समझ भी विकसित हो जाती है। तो इस तरह आप एक ही बुक को, आप कहते नहीं हैं, सबसे अच्छा तरीका क्या है कि एक बुक को 10 बार पढ़ो, न कि 10 बुक को एक बार पढ़ो। तो ये तरीका है तैयारी का और यही बहुत ही ज़रूरी है। और सक्सेस आपकी जो होता है वो होता है रिवीजन। ये आपको मैं बता दे रहा हूँ, सक्सेस आपकी जो होता है वो होता है रिवीजन। और जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतना आप बेटर कर पाएंगे, उतना क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न कम होगा और आप सिलेक्शन के करीब रहेंगे। ओके, चलते हैं। ये आपको थोड़ी सी बातें बीच बीच में हो जाती हैं। चलिए आगे। श्रीमती रोज एम बैंथू संघ लोक सेवा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट ये है, श्रीमती रोज एम बैंथू, ये जो है संघ लोक सेवा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 322 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के व्यय भारत के संचित निधि, याद रखिएगा, भारत के संचित निधि पर, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय संबंधी राज्य के संचित निधि पर निर्भर रहती है। और आर्टिकल किसके तहत आता है, ये सिंपल से कहने का मतलब यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का जो व्यय होता है वो भारत के संचित निधि से होता है, और राज्य सेवा आयोग का जो होता है वो आपके राज्य के संचित निधि से होता है। ठीक है, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव ये प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। ये क्वेश्चन आ भी चुका है, इसको आप याद रखिएगा। प्रथम प्रशासनिक आयोग का गठन कब हुआ, तो 5 जनवरी 1966 को, और किसी मोरारजी देसाई। देखिए यही क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन ये पूछा था कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की
किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो आपकी बात याद रखिएगा, आपकी बार याद रखिएगा, मोरारजी देसाई। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। कैबिनेट सचिव भारत सरकार में शीर्षस्थ कार्यकारी अधिकारी और सबसे वरिष्ठ लोक सेवक होते हैं। कैबिनेट सचिव भारत में शीर्षस्थ कार्य अधिकारी होते हैं। कैबिनेट सचिव जो होते हैं भारत के सबसे शीर्ष अधिकारी होते हैं, यानी सबसे बड़े अधिकारी, एक तरह से आप कह सकते हैं अधिकारी होते हैं, और सबसे वरिष्ठ लोक सेवक होते हैं। याद रखिएगा। ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है। अब ओम ब्यूडसमैन जो का भारतीय प्रतिमान लोकपाल है। ओम ब्यूडसमैन का भारतीय प्रतिमान लोकपाल है। एक स्वतंत्र पर्यवेक्षी एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना सर्वप्रथम वर्ष 1809 में स्वीडन में की गई थी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। और 1 नवंबर 2011 को लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य उत्तराखंड था। मतलब लोकायुक्त विधेयक जो पारित हुआ था, सबसे पहले किसने मतलब वो किया था, इसको लागू किया था, तो वो राज्य था उत्तराखंड। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 309 संघ या राज्यों में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों के विनियमन का अधिकार संघ और राज्य विधानमंडल को देता है। यूपीएससी परीक्षा में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के अनुसार संघ की लोक सेवा या अखिल भारतीय सेवा या राज्य लोक सेवा का कोई भी अनुच्छेद 311 है, ध्यान रखिए, कोई भी। अब आगे बढ़ते हैं इसके। कोई भी सदस्य किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा न तो बर्खास्त किया जा सकता है न ही हटाया जा सकता है जो नियुक्त करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ है। ठीक है, ये भी देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, कितने अंदर से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया है। ठीक है, मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के जो प्रत्येक पृष्ठ हैं को शांति निकेतन, याद रखिएगा, शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए। फिर भारत में माल और सेवा कर, यानी जिसे हम बोलते हैं जीएसटी, ठीक है, की दरों का निर्णय जीएसटी परिषद द्वारा लिया गया। और देखिए, ये ध्यान रखिएगा कि ये 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। और ये पूछ देगा किसके कार्यकाल में हुई थी, तो ये आपका हुई थी प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल, प्रणब मुखर्जी। ठीक है, तो आपने यहाँ 2 चैप्टर पढ़ा। आज आपने अखिल भारतीय सेवा जो चैप्टर है उसको पढ़ा और निर्वाचन से संबंधी और संवैधानिक कुछ चीज़ें पढ़ी। तो आज ये 2 चैप्टर मैंने पूरा क्लियर किया, आपको एक एक चीज़ समझ में आ गया। देखिए, मैं आपको घटना चक्र की यूपीएससी जो मूलविद और संविधान के लिखा है, मैं उस बुक से पढ़ा रहा हूँ। और आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बुक अपने में एक अच्छी बुक है। आप अगर इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मैं बता रहा हूँ कि अगर आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे
तो आपकी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिएगा, मैं आपको पूरे चैप्टर पढ़ाने के बाद मैं यूपीएसआई के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसमें मैं पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। आप देखिएगा, इतना आप पढ़ लेंगे पूरा इस चीज़ को, जितने मेरे पार्ट बने हैं इनको देख के आपको प्रीवियस ईयर पेपर को लगाएंगे तो मैं बता रहा हूँ आपके मैक्सिमम क्वेश्चन यानी 15 आते हैं तो आपके 13 तो कहीं नहीं गए, आपके सही होंगे। तो इसीलिए आप पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़िए और सेफ रहिए, अपने घर पे रहिए, सबका ध्यान रखिए और तो आप सही तरीके से अपने घर पे ध्यान रखिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हैं ना लाइक करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। अगर थोड़ा सा लाइक करने में कोई हम चैनल पैसा नहीं मिलता है, बस एक संतुष्टि होती है। अगर आपको कोई दिक्कत हो आप कमेंट भी करिए, मैं उसका रिप्लाई जो हो सकेगा मैं दूंगा। तो आप धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।